हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। वसीहत की सच्चाई। प्रीकैप, उसके बर्थडे के लिए उनसे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं होगा। उस दिन उसे सारी खुशियां मिल जाएगी, उसके फादर का राज, उसकी माँ, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ, और इसके लिए कैलाश खुराना को बर्बाद होना होगा, जिसके लिए मैं पूरा तैयार हूँ। दिल्ली। कैलाश खुराना सिद्धि और रजनी को लेकर एक एड्रेस पर चले आए। ये छोटा सा घर था, इतना बड़ा नहीं पर इतना छोटा भी नहीं था। दिखने में ठीक ठाक था और अच्छा ही था। जैसा उनका पहले घर था यह वैसा ही घर था, पर सिद्धि को यहाँ नहीं आना था। उसे अपना पुराना घर ही चाहिए था और उसे आर्यमन पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसने उनका घर बेच दिया। पर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अब आर्यमन उसका भी जेठ था। कैलाश खुराना उन दोनों को लेकर और जो कुछ सामान वो अपने साथ लेकर आए थे उन्हें लेकर उस घर की तरफ बढ़ गया। बाहर खड़े एक आदमी ने उन्हें चाबी देते हुए कहा, सर ने कहा था यह आपको दे दूं। वो चाबी देकर वहां से चला गया। सिद्धि जाते हुए आदमी की तरफ देखकर बोली, ये कौन था और यह घर किसका है? मुझे कुछ जानना है डैड। सिद्धि की बात सुन कैलाश खुराना ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सिद्धि क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? प्लीज, मैं थक चुका हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद। और वो चुपचाप अंदर चले गए। रजनी और सिद्धि भी उनके साथ अंदर चले आए। अंदर जाकर देखा तो ये घर काफी खूबसूरत था। 3-4 कमरे, एक बड़ा सा हॉल, पास में किचन और छोटा सा गार्डन था। रहने के लिए ये घर परफेक्ट था। सिद्धि उसे घर को घूम घूम कर देखते हुए बोली, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कंपनी लॉस में चली गई, आपने घर भी गिरवी रख दिया, यहाँ तक कि पनाह की शादी एक ऐसे इंसान से करवाई जो कभी भी मार सकता था। मेरी शादी भी आप पता नहीं कैसे करवा रहे हैं। फिर इन सब के बीच ये घर कहाँ से आया? ये हमारा घर तो नहीं है, यह आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ना डैड? उसकी बात सुन कैलाश खुराना ने सिद्धि की तरफ देखा और बोले, यह मेरे एक दोस्त का घर है जिसने बहुत पहले मुझसे कर्ज ले रखा था। अब जब मुझे जरूरत पड़ी है तो मैंने उसका घर लिया है और इसके अलावा मुझे तुम्हें और कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक कमरा चुनो और उसमें जाओ, मुझे फिलहाल कोई बात नहीं करनी है। सिद्धि 2 पल उन्हें देखती रही और चुपचाप उन कमरों में से एक कमरे में चली गई और अब वहां पर सिर्फ कैलाश खुराना और रजनी थी। राजनी उस पूरे घर को देखते हुए कैलाश को बोली, किसका घर है? मुझे पूरा यकीन है तुमने जो कहानी सिद्धि को सुनाई है वो सच तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम और किसी को पैसे दो ये हो ही नहीं सकता। ये घर किसका है, सच सच बताओ। और उसकी बात सुन कैलाश जी चिढ़ते हुए बोले, अगर मैंने किसी को पैसा नहीं भी दिया है, अगर यह घर मुझे दूसरे तरीके से भी मिला है तो मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मतलब किसी से बात नहीं करनी, तुमसे भी नहीं। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। और वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद कैलाश जी ऐसे ही उस घर को देख रहे थे और उनका फोन बजा। उन्होंने फोन पर देखा तो लिखा था बॉस। उन्होंने फोन उठाया और सामने से आवाज आई, मैंने जो कहा था वो नहीं किया ना तुमने? अपनी मर्जी चलाई ना? सामने वाले शख्स की बात सुन कैलाश जी सकपका गए। वो कुछ बोलने को हुए कि सामने वाले शख्स ने कहा, एक भी शब्द मत निकलना अपने मुंह से, तुम अपनी गलती की वजह से फंसे हो। मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वो करने की बजाय वो किया जो तुम चाहते थे, और अब देखा ना, आर्यमन को ना इससे कोई फर्क पड़ा, ना उसकी कोई कमजोरी तुम्हारे हाथ है, बल्कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली तुमने। इसलिए अब चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना जो घर मिला है वो भी हाथ से चला जाएगा, समझे? कैलाश जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप सामने वाले शख्स की बातें सुनने लगे। वो शख्स न जाने उन्हें क्या कह रहा था। करीब 1 घंटे तक दोनों बातें करते रहे और फिर कैलाश जी ने अपना फोन रखा। वह जैसे ही पीछे पलटे के पीछे सिद्धि खड़ी थी। सिद्धि को देख वह हैरान रह गए। वो जल्दी से बोले, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और सिद्धि उन्हें अपना फोन दिखाते हुए बोली, वकील अंकल का कॉल आया था, आप कब से बिजी थे इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया, बात कर लीजिए उनसे। वो इतना बोल अपने कमरे में चली गई और कैलाश खुराना ने राहत की सांस ली कि सिद्धि ने कुछ भी नहीं सुना। यहाँ दूसरी तरफ जिंदल विला में आर्यमन अपने स्टडी रूम पर था और नयन उसके सामने खड़ा था। नयन अपनी फाइल में देखते हुए बोल रहा था, एडवोकेट नीरज शर्मा यही वो वकील हैं जिनके पास कैलाश खुराना अक्सर जाया करते हैं। मैंने इनकी इन्फॉर्मेशन निकली है। ये पिछले कई सालों से कैलाश खुराना के पर्सनल वकील भी रहे हैं, उनके एडवाइजर भी रहे हैं। मैं उनसे मिला, जानकारी लेने की कोशिश की, पर वह नहीं माने, काफी खुददार किस्म के इंसान हैं। बहुत बार पूछने पर भी, लालच देने पर, डराने धमकाने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया और आखिरकार में जब पनाह भाभी का नाम लिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है, और मैंने उन्हें आपका नाम बताया कि आप पनाह खुराना के हस्बैंड हैं। तब जाकर उन्होंने मुझे एक ऐसी सच्चाई बताई जिसके बारे में सुनकर मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है। आर्यमन उसे अब भी सवालिया नजरों से देख रहा था और नयन कहने लगा, सर 15 साल पहले पवन खुराना का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया।
उनके मरने के बाद कैलाश खुराना ने ये सोचा था कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कैलाश खुराना के नाम हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पवन खुराना के मरने के बाद उनकी एक वसीयत सामने आई और उस वसीयत में एक सच्चाई थी कि उनकी एक बेटी भी है, जबकि वो शादीशुदा नहीं थे। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि वो जिससे प्यार करते थे वो उनसे शादी नहीं कर पाए और उन्हें हक नहीं दे पाए, पर वो अपनी बेटी पनाह को अपना नाम और उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करते हैं, जो इस वक्त 5 साल की है, और यह प्रॉपर्टी उसे तब मिलेगी जब वो 21 साल की होकर शादी कर लेगी। उसकी शादी के बाद ही उसे प्रॉपर्टी दी जाएगी और इस वसीयत की वजह से कैलाश खुराना मैम को अब तक संभाले बैठे थे। उन्होंने मैम की शादी आपसे इसलिए कराई थी ताकि अगर आपको कुछ हो गया तब भी मैम की प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि वो शादीशुदा होगी भले ही उनके पति हो ना हो। मैम का बहुत जल्दी बर्थडे आने वाला है, जैसे ही वो 21 साल की होगी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। और मुझे लगता है कि कैलाश खुराना ने शायद पहले ही इन सब का इंतजाम कर रखा, शायद उन्होंने मैम के सिग्नेचर पहले से ही ले रखे हैं, और जैसे ही मैम 21 साल की होगी वो अपना काम कर देंगे, वो धोखे से मैम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे जो फिलहाल मैम के नाम है। नयन रुका और बोला, आपको पता है मैम आपके जितनी ही अमीर हैं वो कोई गरीब नहीं है, पर कैलाश खुराना ने जानबूझकर उन्हें डरा धमका कर रखा है ताकि वो कभी इतनी मजबूत बन ही ना पाए कि अपने हक के लिए उससे लड़ पाए। और मैम जिन्हें ये तक नहीं पता है कि उनके फादर कैलाश खुराना नहीं उनके बड़े भाई हैं, वो चुपचाप कैलाश खुराना की हर बात मानती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कैलाश खुराना की नाजायज औलाद है और कैलाश खुराना के पास उनकी माँ का राज है। नयन की सारी बातें सुनने के बाद आर्यमन ने एक गहरी सांस ली और बोला, पनाह 20 साल की है और कुछ ही दिनों बाद उसका 21वां बर्थडे है। वो पूरी 21 साल की हो जाएगी और इन कुछ दिनों के अंदर अंदर ही हमें पता लगाना होगा कि कैलाश खुराना के पास पनाह के सिग्नेचर वाला कोई भी कागज है या नहीं, और अगर है तो हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना पनाह अपनी सारी प्रॉपर्टी खो देगी थी। आर्यमन ने नजर उठाकर नयन को देखा और वैसे ही बोला, वो अपना सारा हक खो देगी। रही पनाह की मॉम की बात, तो मुझे लगता है कि उसके बर्थडे के लिए उनसे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं होगा। उसे दिन उसे सारी खुशियां मिल जाएगी, उसके फादर का राज, उसकी माँ, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ, और इसके लिए कैलाश खुराना को बर्बाद होना होगा, जिसके लिए मैं पूरा तैयार हूँ। नयन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, पर तब तक क्या करें? पता कैसे लगाएंगे कि कैलाश खुराना के पास वो कागजात हैं या नहीं? वकील से पता चला है कि उन्हें तो अब तक ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया, वह तो बस हर महीने मैम के खर्चे के पैसे जो करीब 5 लाख हुआ करते थे वो उन्हें दिया करता कहते थे, क्योंकि कैलाश खुराना का कहना था कि वो मैम को काफ़ी महंगी स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके खर्च उठाते हैं, तो करीब 5 लाख तो उन्हें मिलने ही चाहिए क्योंकि मैम हर चीज़ ब्रांडेड यूज़ करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मैम को हमेशा ऐसे रखा है जैसे वो कुछ हो ही ना। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को ऊपर रखा है और मैं को हमेशा मिस सिद्धि के पुराने कपड़े पहनाने पड़े हैं। हाँ, उन्हें अच्छे कॉलेज और अच्छे स्कूल मिले, पर वो इसलिए ताकि वकील को बताया जा सके कि मैम एक अच्छी जिंदगी रही है, पर ऐसा नहीं था। कैलाश खुराना ने मैम पर बहुत अत्याचार किया है, उन्होंने मैम को कई बार मरा भी है, और ना सिर्फ हाथों से, लकड़ी, चाकू और जो हाथ में आया उससे। मैम ने बहुत कुछ सहा है। नम यश की बातें सुनकर आर्यमन को सच में बुरा लग रहा था। पनाह ने सच में बहुत कुछ सहा था, और आर्यमन अपनी मुट्ठियां कसते हुए खुद से ही बोला, जो हुआ वो हो गया। पनाह को अब सारी खुशियां मिलेगी जो उसे कभी नहीं मिली। पति का नाम, पिता की प्रॉपर्टी, पिता की पहचान, अपनी माँ और एक खुशहाल जिंदगी जो डिजर्व करती है, वो सब कुछ उसे मिलेगा। आर्यमन ने सिर उठाकर नयन को देखा और बोला, तुम जाओ, नजर रखो कैलाश खुराना पर, कुछ भी करके पता लगाओ कि उसके पास पनाह के सिग्नेचर हैं या नहीं, क्योंकि अगर है तो ये हमारे लिए खतरा है। हमें कैसे भी करके पनाह के बर्थडे से पहले उसके सिग्नेचर खत्म करने होंगे। नयन ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चल दिया, और उसके जाते ही आर्यमान का फोन बजा। देखा तो आदर उसे कॉल कर रहा था। आर्यमन ने फोन उठाया और सामने से आदर की बातें सुनकर उसके चेहरे के भाव स्थिर हो गए। देखकर कहना मुश्किल था कि वो गुस्से में है, शांत है या खुश है। उसने बस ओके कहकर फोन रख दिया और स्टडी रूम से निकालकर अपने कमरे में आ गए। यहाँ पनाह आराम से सो रही थी। उसे सोते देख रहे आर्यमन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जाकर पनास के पास बैठा तो पनाह ने उसकी गोद में सिर रख लिया। वह जाग रही थी। आर्यमन ने धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया और वैसे ही बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही? पनाह वैसे ही उसकी गोद में कसमसाते हुए बोली, नहीं आ रही, ना जाने क्या हो रहा है, मुझे सोना है। उसकी बात सुन आर्यमन हल्का सा मुस्कुराया। उसने पनाह का सिर अपनी गोद से हटाया और उसके पास लेटकर उसके ईयरलोब को हल्के हल्के मसाज करने लगा। पनाह ने अपनी आंखें खोलकर देखा और मासूमियत से बोली, क्या कर रहे हैं आप? आर्यमन वैसे ही प्यार से देखते हुए बोला, नींद आने लगेगी, सो जाओगी तो आराम मिलेगा, इसलिए ये कर रहा हूँ। पनाह ने आंखें बंद कर ली और बोली, कुछ सुनाइए ना, शायद नींद आ जाए। उसकी बात सुन आर्यमन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या सुनुई? तुम्हारी कहानी से बहुत अलग कहानी है मेरी, जहाँ खुशियाँ होकर भी कुछ अधूरा था, जहाँ अधूरेपन में भी एक सुकून था।
जहाँ सुकून में भी एक तड़प थी, जहाँ तड़प में भी एक जलन थी, और अब जलन में भी एक मोहब्बत है, और इस मोहब्बत में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी है। उसकी बात सुन पनाह ने एकदम से आंखें खोल कर कहा, बिल्ली का बच्चा? इतनी अच्छी बात कर रहे थे और बीच में बिल्ली का बच्चा कहाँ से आ गया? तो आर्यमन को हंसी आ गई। वो हंसते हुए पनाह को अपने एकदम करीब करते हुए बोला, छोटा सा बिल्ली का बच्चा, इतनी सी तो हो, तुम्हें सुलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती। वो जो बिल्ली के बच्चे होते ना, वो भी हमेशा भागते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इसीलिए उन्हें पकड़ के रखना पड़ता है, और तुम्हें भी पकड़ के रखना पड़ता है। सारा दिन फुदकती रहती हो। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा तो महसूस किया पनाह सोने जा रही थी, शायद सोने ही वाली थी। आर्यमन चुप हो गया और धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगा। जो कुछ भी हुआ उसके बाद कम से कम पनाह उसके सामने थी, कम से कम वो सुकून में थी। भले कुछ भी हुआ, आर्यमन जानता था पनाह अंदर से इतनी खुश नहीं है, पर वो खुश रह रही है आर्यमन के लिए, और आर्यमन भी तो यही कर रहा था। वो मन ही मन बोला, बहुत जल्दी बाहर की खुशी अंदर की खुशी में बदलने वाली है पनाह, तैयार हो जाओ अपने हिस्से की सारी खुशियां अपनाने के लिए। क्या करने वाले हैं कैलाश जी? क्या आर्यमन पनाह को उसकी माँ से मिलवा पाएगा? आर्यमन को तबाह करना है? प्रीकैप। नहीं, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो इस गुस्से को अपने अंदर नफरत का रूप लेने दो, बढ़ने दो इसे, ऐसे ही अपने बोल पर मत जाने दो, इसे बाहर मत आने दो, क्योंकि अगर ये बाहर आया तो सिर्फ बिगड़ेगा, पर हमें बिगाड़ना कुछ नहीं है, हमें तबाह करना है आर्यमन को। दिल्ली, जिंदल विला। सुबह का वक्त, सुबह हो चुकी थी। आर्यमन और पनाह एक दूसरे को गले लगाए सो रहे थे। जब पनाह की आंख खुली तो उसने देखा आर्यमन अब भी सो रहा था। वो चुपचाप उठी और बाथरूम में चली गई और रेडी हुई। वो बाहर आए तो देखा आर्यमन अब भी सो रहा था। पनाह 2 पल उसे देखती रही और मन ही मन बोली, चाहे कुछ भी हो जाए आर्यमन, मैं हम दोनों के बीच कोई दुख नहीं आने दूंगी। और सही कहा आपने, जो नहीं था हमारे नसीब में वो नहीं मिला, पर मुझे आप चाहिए, मुझे आप मेरे नसीब में चाहिए, मेरी लकीरों में चाहिए, मेरे हाथों में चाहिए, बस चाहिए। वो ये बोल आर्यमन के पास आए और धीरे से झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वो 2 पल ऐसे ही रही और फिर बाहर चल गई। बाहर आकर देखा तो रीना उसके और आर्यमन के लिए नाश्ता ही रेडी कर रही थी। वो उनके पास आते हुए बोली, माँ लाइए, मैं कर देती हूँ। पनाह को वहाँ देख रीमा ने तुरंत उसके पास आते हुए कहा, पनाह बेटा, तुम ठीक हो ना? कैसा लग रहा है? पनाह उन्हें देख हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे काफी अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर। उसकी बात सुन रही रीमा ने उसे पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए कहा, ठीक है तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ और आर्यमन के लिए सूप और मेडिसिन मेघा पहुंचा देगी, ठीक है? उनकी बात सुन के पनाह ने कहा, नहीं माँ, आप मुझे दे दीजिए सूप और दवाइयाँ, मैं आर्यमन को दे आती हूँ। उन्हें पसंद नहीं है ना कमरे में ऐसे ही किसी का आना। उसकी बात सुन रीमा ने कहा, कोई बात नहीं, आज आप चला लेगा, और अगर ऐसा ही है तो मैं देकर आ जाऊंगी। तुम आराम करो, तुम्हारे लिए इतना फिरना घूमना सही नहीं है, ठीक है? उन्होंने लाकर पनाह के सामने नाश्ता रख दिया और उसके सिर पर हाथ फिरते हुए बोली, तुम बैठो और नाश्ता करो, मैं अभी आती हूँ। वो ये बोल सूप का बाउल लेकर आर्यमन के कमरे में चली आई। यहाँ आकर देखा तो आर्यमन शायद बाथरूम में था। रीमा बैग ठीक करने लगी और वहीं पर उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर में आर्यमन कमरे में आया तो देखा रीमा उसी का इंतजार कर रही थी। उन्हें वहां देख आर्यमन असमंजस में बोला, माँ आप यहाँ? पनाह कहाँ है? उसकी बात सुन रीमा ने उसके आगे सूप का बाउल रखते हुए कहा, ये लो। वो नाश्ता कर रही है तो मैंने सोचा वो नाश्ता करे, तो मैं दे आती हूँ, फिलहाल उसका इतना चलना फिरना ठीक नहीं है। आर्यमन 2 पल चुप रहा और फिर बोला, माँ आप एक कम कीजिए, पनाह को लेकर ऑफिस चली जाएंगे। उसके बाद सुन रीमा हैरानी से बोली, ये तुम क्या बोल रही हो आर्यमन? पता है ना अभी उसकी तबीयत कैसी है? अभी उसका ऑफिस जाना ठीक नहीं है। और वो अभी बोल ही रही थी और आर्यमन उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, माँ वो ठीक है, चल पाएगी, और उसका अभी ऑफिस जाना ठीक है, उसका ध्यान भटका रहेगा, और मैं भी तो चल रहा हूँ ना, मैं बस कह रहा हूँ मेरे साथ नहीं, आप उसे अपने साथ लेकर जाओ, ठीक है? रीमा को उसकी बात समझ में नहीं आई, पर वो क्या ही बोलती, उसने भी ठीक है कहा और आर्यमन को सूप पिलाकर उसे दवाई देकर वहां से चली गई। यहाँ आर्यमन रेडी होने लगा और रीमा बाहर चली आई। उन्होंने देखा तो पनाह अपना नाश्ता लगभग खत्म कर चुकी थी। वो उसे देख प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, खाना खा लिया? अब एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हम ऑफिस चलेंगे, ठीक है? पनाह ने बस हाँ में सिर हिला दिया और उठकर चुपचाप कमरे में चली आई। वो जानती थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी खुशी के लिए हो रहा है। सब बस उसका ध्यान भटकना चाहते हैं और उसे खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए पनाह भी उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। वो कमरे में आए तो देखा आर्यमन रेडी हो रहा था। उसने ग्रे कलर का ब्लेजर और ब्लैक कलर की शर्ट और जीन्स पहनी थी, हाथ में वॉच पहनते हुए वो पनाह की तरफ मुड़कर बोले, ऑफिस आ रही हो ना? बहुत दिन हो गए हैं, चलो मन हल्का हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। ऑफिस का 1 महीना ऐसा नहीं बीता होगा जब तुम 30 दिन ऑफिस आई हो। पनाह उसे 2 पल देखती रही और फिर बोले, हाँ ये तो है,
मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। वो ये बोल तुरंत बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर में वो रेडी होकर के आई। आर्यमन ने देखा तो पनाह ने एक अनारकली सूट पहना था व्हाइट कलर का, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। उसने अपने बालों की वन साइड चोटी और बस कानों में छोटे छोटे बूंदे, मांग में हल्का सा सिंदूर भर लिया और वो रेडी थी। उसे ऐसे देख आर्यमन ने कहा, ऐसे कपड़े क्यों पहने, और ये चोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, जाओ चेंज करो। पनाह उसे हैरानी से देखते हुए बोली, अच्छे तो हैं, अब ये नहीं तो क्या पहनूं। उसकी बात सुन आर्यमन खुद ही क्लोजेट में चला गया। उसने ड्रेस निकाला और पनाह की तरफ जाकर फेंकते हुए बोला, जल्दी से रेडी होकर आओ। पनाह उस ड्रेस को देखने लगी और फिर भी वो उसे लेकर वहां से चली गई। कुछ ही देर में पनाह उसे ड्रेस को पहनकर वापस आई। फ्लोरल प्रिंट वाला एंकल लेंथ गाउन जो कि काफी प्यारा लग रहा था। उसकी स्लीव्स पूरी थी और पाफ स्लीव्स होने की वजह से वो काफी हद तक नीचे लटक भी रही थी और पनाह सच में उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे ऐसे देख आर्यमन ने कहा, अभी भी कुछ काम लग रहा है, पर क्या? वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था और फिर बोला, अरे हाँ। उसने जाकर पनाह के बालों की चोटी खोल दी और उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, अब ठीक है। पनाह उसे हैरानी से देखने लगी तो वो बोला, ऐसे जाया करो, बॉस की बीवी हूँ, थोड़ा तो एटीट्यूड रखो। पनाह और ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि आर्यमन ने ही कहा था कि उसे कोई भी बॉस की तरह ट्रिक नहीं करेगा, इसलिए पनाह आराम से थी। पर अब उसे भी बॉस की तरह रहना पड़ेगा, ये बात उसे कुछ पसंद नहीं आई। पर फिर भी वो नहीं बोली और आर्यमन वहां से चला गया। पनाह कुछ पल वहीं कमरे में रही, खुद को शांत किया, क्योंकि आज काफी दिनों बाद वो ऑफिस जा रही थी, उन सारे लोगों से सामना करने वाली थी और लोगों के बीच जाने वाली थी। कुछ ही देर में बाहर से रीमा की आवाज आई, पनाह बेटा तैयार हुई कि नहीं? अरे आर्यमन तो निकल चुका है, चलो भी। उनकी बात सुन पनाह दौड़ते हुए नीचे चली आई। पर पनाह को वो पहले वाला पल याद आ गया जब वो दौड़ते हुए आई थी और आदित्य से रुकने को कहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। पनाह को बुरा लगा, पर उसने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो रीमा के पास चली आई और रीमा उसे लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। यहाँ दूसरी तरफ सिद्धि भी रेडी हो चुकी थी। वो ऑफिस के लिए निकल रही थी और अंदर ही अंदर बड़बड़ा रही थी, आर्यमन जिंदल छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, मेरे सवालों के जवाब तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। आखिर क्यों तुमने मुझसे मेरा घर छीना? तुम्हें मेरे जवाब देने ही पड़ेंगे, फिर चाहे रिश्ता ही क्यों न टूट जाए। और यही सब सोचते हुए सिद्धा कमरे से बाहर आई कि नजर कैलाश खुराना पर चली गई जो किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने सिद्धि को देखा तो अपना फोन रखते हुए बोले, सिद्धि यहाँ आओ, बात करनी है। सिद्धि उनकी तरफ बढ़ गई तो कैलाश खुराना बोले, जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र तुम ऑफिस में नहीं करोगी, न ही आर्यमन से कुछ कहोगी, सुना? सिद्धि हैरान रह गई। वो हैरानी से बोली, क्यों ना कहूँ? उस इंसान ने मुझे मेरा घर छीन लिया, मेरा प्यार लगभग छीनने ही वाला था, मेरी सगाई की सारी पार्टी खराब कर दी, सबका ध्यान कहीं और ही चला गया और आप कह रहे हैं मैं उससे कुछ ना कहूँ? जिंदगी बर्बाद कर रखी है उसने मेरी। उससे शादी न करने का कारण ये था कि मुझे उसके साथ बंध कर नहीं रहना था, पर बिना शादी के भी उसने बांध दिया है मुझे बात करनी पड़ेगी उससे। उसकी ऐसी बातें सुन कैलाश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो इस गुस्से को अपने अंदर नफरत का रूप लेने दो, बढ़ने दो इसे, ऐसे ही अपने बोल पर मत जाने दो, इसे बाहर मत आने दो, क्योंकि अगर ये बाहर आया तो सिर्फ बिगाड़ेगा, पर हमें बिगाड़ना कुछ नहीं है, हमें तबाह करना है आर्यमन को। उनकी बात सुन सिद्धि एकदम से शॉक्ड रह गई। ये क्या कहा कैलाश जी ने? वो आर्यमन को तबाह करना चाहते हैं? सिद्धि चुपचाप उन्हें देखती रही और कैलाश जी बोले, सही सुना है तुमने सिद्धि, वो इंसान जिसने हमें पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है, तुम्हें लगता है तुम सिर्फ उसे बोलकर अपना गुस्सा शांत कर लोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने न सिर्फ मुझसे मेरी कंपनी और मेरा घर छीना है, बल्कि मेरी इज्जत, मेरे जज्बात, मेरे सपने, मेरे ख्वाब, सब उसने छीना है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए चाहता हूँ कि फिलहाल तुम भी उसे कुछ ना कहो, सुना? सिद्धि कुछ नहीं बोल पाई, वो बस 2 पल उन्हें देखती रही और हाँ में सर हिलाकर वहां से चली गई। वो खुद में ही सोच रही थी क्या जो कैलाश जी ने कहा वो सही है या गलत, पर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर उसके फादर गलत हैं तो उन्होंने सिर्फ पनाह के साथ गलत किया है, पर आर्यमन का क्या? वो तो सबको सजा दे रहा है ना। पनाह के लिए उसने सिद्धि को इतना सुनाया, उसे जॉब से भी निकलने वाला था, उसके पापा का ऑफिस खरीद लिया, उन्हें घर से बेघर कर दिया और अब उनका घर बेच दिया। और इतना ही नहीं, वो पनाह के लिए सिद्धि से उसका प्यार भी छीनने वाला था। तो ज्यादा गलत कौन है, कैलाश या आर्यमन? और वो यही सब सोचते हुए चले जा रही थी और अब उसका दिमाग फैसला ले चुका था कि उसे क्या करना है। आज एम्पायर सिद्धि ऑफिस पहुंच चुकी थी और यहाँ आकर उसे पता चला कि आज पनाह भी ऑफिस आई है, पर वो उससे मिलने नहीं गई। पता नहीं क्यों एक खार उसके दिल में आ गया था। वो नहीं मिलना चाहती थी पनाह से, वो जानती थी कि पनाह के साथ गलत हुआ है, पर फिर भी उसने खुद को रोक रहा था। वो चुपचाप अपने केबिन में जाकर बैठ गई। और यहाँ पनाह जो अभी अभी ऑफिस आई थी और आते ही उसे आर्यमन ने अपने केबिन में बुला लिया था, जहाँ पहले से आदर, अर्नव, जोगी मौजूद थे। उन्हें वहां देख पनाह हैरानी से बोली,
मुझे भी बुलाया है और ये सब भी। कुछ हुआ है क्या? उसकी बात सुन आर्यमन ने वहां रखा इंटरकॉम उठाया और बोला, सिद्धि को भेजो, और फोन रख दिया। पनाह सबको हैरानी से देख रही थी और 2 ही पल में सिद्धि भी कैबिनेट आ गई। उसने उन सबको देखा और आर्यमन एक गहरी सांस भरकर सबको देखते हुए बोला, जो कुछ भी इतने दिनों में होकर गुजरा है वो सब सच में बड़ा था, थका देने वाला था, या शायद बहुत बुरा था, पर अब उन सबको भूलकर हमें वापस अपने काम पर लगना होगा जो हम भूल चुके हैं, समझ रहे हो? सबने हाँ में से हिलाया और वो बोला, आगे के कुछ दिनों में हम रेड कार्पेट यानी पेंशन वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। बहुत से मॉडल और सेलिब्रिटी होंगे जो हमारे कपड़े पहनकर वहां पर वॉक करेंगे, बहुत से हमारे कपड़े शो करेंगे और मैं चाहता हूं हम सब जी जान लगाकर मेहनत करें। सेलिब्रिटीज की लिस्ट और उन्हें इनवाइट करने का काम और अर्नव का होगा। जो कपड़े डिजाइन किए हैं उन सब का ख्याल रखना और उन सब की चेकिंग करना सिद्धि और पनाह का काम होगा, और आदर और जोगी सिक्योरिटी का ध्यान रखोगे, और बाकी सारी चीज तुम सबको जितने भी लोग चाहिए लो, और मुझे काम पूरा चाहिए। ये फैशन शो एक बार फिर आज एम्पायर का नाम पूरे देश में धमाके की तरह फोड़ेगा, समझे सब? सबने एक साथ हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चले गए। आर्यमन ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर यही बात और अपने अपने काम समझाने लगा। वो सच में अब अपने बिजनेस में कमबैक करना चाहता था। जो कुछ हुआ था और जो कुछ हो रहा था उन सबको भूलने का, उन सब से निकलने का बस एक यही तरीका था। पनाह और सिद्धि दोनों एक साथ थी, दोनों अभी अपने अपने जगह पर आई थी कि पनाह का फोन बजा। ये अनजान नंबर था। उसने फोन उठाते ही कहा, हेलो कौन? और सामने से आवाज आई जो सामने था, और उसने जो कहा उसकी बात सुन पनाह एकदम से बोली, मैं आ रही हूँ। कौन है जिसने पनाह को कॉल किया? वो अभी तक घर नहीं आए? प्री कैप, चुपचाप वापस कंपनी चलो, जो काम तुम्हें सौंपा है ना वो करो। हर चीज में दिमाग लगता है तुम्हारा, सिवाय काम में। पनाह खुद में ही बोली, आज इन्हें क्या हो गया है? बात बात पर चिढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। दिल्ली, आज एम्पायर। पनाह अपनी जगह से वापस खड़ी हुई और आर्यमन के केबिन की तरफ बढ़ गई। आर्यमन जो अभी किसी से कुछ डिस्कस कर रहा था, और पनाह एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए बोली, आर्यमन क्या मैं घर जा सकती हूँ? जैसे ही सबने ये सुना नजरें पनाह पर चली गई, यहाँ तक कि आर्यमन की भी। आर्यमन ने 2 पल उसे खामोशी से देखा और फिर अपने सामने खड़े हैं उन लोगों को जाने का इशारा किया। उनके जाते ही पनाह उसके सामने आते हुए बोली, सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ और भी कोई है। आर्यमन ने उसे ना में सिर हिलाया, बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें घर क्यों जाना है? अभी तो ऑफिस आई हूँ ना। पनाह ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं घर नहीं जाना है, वो तो सब खड़े थे इसलिए बोल दिया, मुझे एयरपोर्ट जाना है। जैसे ही आर्यमन ने ये सुना वो अजीब ढंग से बोला, एयरपोर्ट? एयरपोर्ट क्यों? पनाह जल्दी से बोली, ईशा वापस जा रही है लंदन, हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ही आर्यमन ने ये सुना उसकी नजरें पनाह पर ठहर गई, और पनाह जल्दी से बोली, उसका अभी अभी कॉल आया था, 1 घंटे बाद उसकी फ्लाइट है, मुझे आखिरी बार उससे मिलना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आर्यमान ने उसे खाली आंखों से देखा और जरा तेज आवाज में बोला, पनाह तुम्हें काम के लिए ऑफिस लाया हूँ, ऐसे बार बार घर जाने के लिए नहीं। एक तो वैसे ही तुम ऑफिस आती नहीं हो और जब आई हो तो वापस जाना है। काम पर ध्यान दो, कोई जरूरत नहीं है किसी से भी मिलने जाने की, जाओ यहाँ से। आर्यमन ने जिस तरह से ये कहा पनाह ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो हैरान रह गई, पर अगले ही पल वो खुद को शांत करके बोली, आर्यमन प्लीज, ये आखिरी बार है। वो चली जाएगी तो वो पता नहीं फिर वापस कब आएगी। उसने कहा है वो नहीं आएगी, एक बार उससे मिलने दो, उसने खुद मुझे कॉल करके बुलाया है। पर आर्यमन का चेहरा अब भी सख्त था। मैं पनाह फिर से बोली, प्लीज, अच्छा तुम नहीं चल सकते तो मैं आदर, जोगी या अर्नव भाई में से किसी को ले जाऊं? आर्यमन ने जैसे ही ये सुना अपनी मुट्ठियां कस ली और पनाह को घूरते हुए बोला, खुद तो अपना काम खराब करना ही है, दूसरों को भी करवाओ ताकि वो भी अपना काम ना कर पाए, राइट? पनाह का चेहरा उदास हो गया। उसे लगा नहीं था कि आर्यमन उससे ऐसे बात करेगा या ऐसे जवाब देगा, पर वो जानती थी कि ईशा का नाम सुनते ही आर्यमान का हाल ऐसा ही हो जाता था। उसे पता नहीं क्यों बेहद गुस्सा आता था, न फिर सिर्फ ईशा पर, पनाह पर भी। पनाह 2 पल खामोश रही और फिर बोली, मतलब मैं नहीं जा सकती उससे मिलने? ठीक है। वो उदास होकर जैसे ही बाहर जाने को हुई कि आर्यमन ने अपनी मुट्ठी किसके टेबल पर मारी और उसे रोकते हुए फैला, रुको। पनाह ने पलट कर देखा तो आर्यमन अपने टेबल से गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, चलो, आधा घंटा तो यहाँ से जाने में ही लग जाएगा, जल्दी जाना पड़ेगा। उसकी बात सुन पनाह एकदम से मुस्कुराई और जाकर उसको गले भी लगा लिया। आर्यमन ने उसे खुद से अलग करके देखा और बोला, बस बस, ये आखिरी बार है जब ईशा के नाम पर तुम मुझसे कुछ करवा रही हो। आज के बाद ना तो तुम ईशा का नाम लगी, ना उससे मिलने की बात करोगी, ना ही उससे कोई कांटेक्ट रखोगी, समझी? पनाह ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए बोली, चलो ना, समझ गई अब। आर्यमन उसके साथ नीचे आ गया। दोनों गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए।
करीब आधे घंटे बाद दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पर थे, जहां ईशा शायद उन्हीं का वेट कर रही थी और उन्हें देखते ही ईशा भागकर आई और पनाह को गले लगा लिया। वो पनाह के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोली, पनाह मुझे पूरा विश्वास था तुम जरूर आओगी, तुम्हें पता है मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और जाने से पहले बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी, पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि बस तुम्हें देख लूँ। पनाह उसकी साथ बात सुन मुस्कुराई और वैसे ही बोली, मुझे भी आपसे मिलना था, मुझे नहीं पता वापस कब आऊंगी, पर मुझे सच में आप बहुत पसंद हो, ये आखिरी बार नहीं है, कई बार हम फिर से जरूर मिलेंगे, आप नहीं आओगे तो मैं लंदन आ जाऊंगी। और उन दोनों की बातें सुन पीछे से आ रहे हैं आर्यमन ने सख्त आवाज में कहा, पनाह किस लिए आए हैं हम यहाँ। पनाह एकदम से होश में आई और अपने दांतों में जुबान दबाते हुए बोली, सॉरी, और फिर ईशा की तरफ देखते हुए बोली, हमें जल्दी है, हम बस आपसे मिलने यहाँ आए हैं, आप अच्छे से जाना और अपना पूरा ख्याल रखना, ठीक है। ईशा मुस्कुराई और एक बार फिर दोनों से गले मिले। इतने में फ्लाइट टेक ऑफ की अनाउंसमेंट भी हो गई। पनाह ने उसे बाय बोला और आशा विक्टर के साथ वहां से चल दी, पर पता नहीं क्या हुआ, 4-5 कदम आगे जाकर ही वो रुकी। उसने मुड़कर आर्यमन की तरफ देखा जो शांति से उसे देख रहा था। ना जाने क्या हुआ और ईश भाग कर आए और एकदम से आर्यमन को गले लगा लिया। पनाह और आर्यमन दोनों हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर इन सब से हटकर ईशा उसे गले लगाए खड़ी थी। उसने आर्यमन के कान में धीरे से कहा, पनाह बहुत अच्छी लड़की है, वो तुमसे बेहद प्यार करती है और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, पर एक चीज जो मैं अभी तक नहीं छोड़ पाई और ना ही तुम भूल पाओगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू आर्यमन। जैसे ही आर्यमन ने ये सुना उसकी आंखें खाली हो गई। वो ईशा को खुद से अलग करने को हुआ कि ईशा खुद ही उससे अलग हो गई और तुरंत वहां से चली गई। आर्यमन, पनाह दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ बोले नहीं। दोनों ने वापस ईशा की तरफ नजर की तो वो जाते जाते एक बार पलट कर दोनों को हाथ दिखाकर बाय बोलकर वहां से चली गई। उसके जाते ही आर्यमन ने पनाह की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी और उसे घूरते हुए बोला, क्या, मुझे ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है, तुम लेकर आई थी मुझे यहाँ। पनाह उसकी बात सुन एकदम से हंस दी और बोली, तो क्या हो गया, वो हमेशा हमेशा के लिए जा रही है, तो अपने बचपन के दोस्त से गले मिलकर भी नहीं जाएंगी क्या। आर्यमन उसे घूरकर देखने लगा। पनाह उसकी बीवी थी और उसकी बीवी के सामने किसी और औरत ने उसे गले लगाया था, पर यहाँ उसकी बीवी उस पर गुस्सा करने की बजाय या जेलस होने की बजाय खुश हो रही थी। आर्यमन को अब पनाह पर गुस्सा आ रहा था। वो हल्का दांत पीसते हुए बोल, पनाह, ईशा पिछले 18 सालों से मुझे जानती थी, मेरी दोस्त थी, हम दोनों के बीच क्या हुआ वो सब तो छोड़ो, पर दोस्ती के नाते भी वो मेरी नहीं हो पाई, तो तुम्हें क्यों लगता है कि कुछ दिनों में उससे दोस्ती करके वो तुम्हारी हो जाएगी। वो भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए प्लीज आज के बाद उससे दूरी बना लो, और ये जो नंबर उसका तुमने ले रखा ना, फोन लाओ अपना। उसने एकदम से पनाह के हाथ से उसका फोन खींच लिया और ईशा का नंबर पहले ब्लॉक किया फिर डिलीट किया। पनाह उसे हैरानी से देखने लगी और आर्यमन उसके हाथ में वापस फोन रखते हुए बोला, चुपचाप वापस कंपनी चलो, जो काम तुम्हें सौंपा है ना वो करो, हर चीज में दिमाग लगता है तुम्हारा, सिवाय काम में। पनाह खुद में ही बोली, आज इन्हें क्या हो गया है, बात बात पर चिढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पनाह बच्चों की तरह बोली और आर्यमन के पीछे भाग गई। ये दूसरी तरफ एमी में यश अपना कोई काम कर रहा था और श्रेया उसकी मदद कर रही थी, क्योंकि अब उसकी पोस्ट चेंज कर दी गई थी। यश उसके साथ काफी कंफर्टेबल था और दोनों की दोस्ती थी जो काफी प्यारी थी, इसलिए यश ने श्रेया को ही अपना पीए बना लिया था। अब उसके सारे काम काज श्रेया ही संभालती थी। वो उस हादसे के बाद से पनाह से मिलने ही नहीं गई थी, क्योंकि वो उससे नजरें नहीं मिल पा रही थी। इस बीच को काफी अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि पनाह के अलावा उसकी कोई और दोस्त थे ही नहीं। आदर था जो फिलहाल अपने काम में बिजी था, क्योंकि आर्यमन ने उसे उलझा रखा था, तो अब श्रेया थोड़ी अकेली पड़ गई थी। पर यशवर्धन के साथ उसे अकेलापन नहीं महसूस होता था, क्योंकि वो उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करता था, ना कि बॉस की तरह। दोनों फिलहाल केबिन में थे और पता नहीं श्रेया किस सोच में थी। यश किसी फाइल पर साइन करते हुए अपना हाथ श्रेया की तरफ बढ़कर बोला, वो कलीग्स की फाइल लाना, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। यश ने जब ये फील किया कि श्रेया ने उसकी बात सुनी ही नहीं है, तो वो उसकी तरफ पलटा। देखा तो श्रेया किसी सोच में घूम बैठी थी। उसे ऐसे देख यश ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़ा होकर श्रेया के पास चला आया। श्रेया जो अब भी किसी सच में डूबी हुई थी, उसे पता ही नहीं कि यश कब आकर उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया, और श्रेया अभी अपने सोच में ही घूम थी कि यश ने उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर धीरे से कहा, दिन में सपने देखना कब से शुरू कर दिया तुमने। जैसे ही यश ने कहा, श्रेया एकदम से होश में आई और उसने एकदम से यश की तरफ अपना चेहरा किया, पर यश उसके बेहद करीब बैठा था। दोनों के होंठ आपस में मिल गए और ये होते ही श्रेया और यश दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर दोनों ही अपनी जगह से नहीं हिले। दोनों के होंठ आपस में टच कर रहे थे और धड़कनों का शोर शुरू हो चुका था, और दोनों ने एक साथ एकदम से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। दोनों ही डर गए थे और श्रेया हिचकिचाते हुए और अपने आप को संभालते हुए बोली, सॉरी,
मैं पता नहीं किस सोच में, वो बोल ही नहीं पा रही थी और यश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने अपने चेहरे पर हाथ तेरा और बिना श्रेया की तरफ देखे बोला, ऑफिस में हो तो प्लीज काम पर ध्यान दो। यश ने फाइल ली। एक बार फिर दोनों बेहद करीब थे, दोनों की नजरें मिली पर यश ने तुरंत उसे लेकर वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। ऐसा हो गया था कि सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो चुकी थी। ऐसा रिश्ता नहीं था दोनों का। कभी यश ने ये फील नहीं किया श्रेया के लिए और ना ही कभी श्रेया ने। दोस्ती थी पर एक हद तक, दोनों ने कभी कुछ छुआ तक नहीं था। संभालने की बात आए तो बस गले लगाने तक की बात थी, पर ये जो हुआ ये काफी ज्यादा हो गया था उन दोनों के लिए। इस चीज के बाद यश और श्रेया दोनों ने एक दूसरे से पूरे दिन ना तो बात की ना नजरें मिलाई, क्योंकि सच में ये बहुत अजीब था। शाम को श्रेया बेहद जल्दी अपने घर के लिए निकल गई, ये बोलकर भी उसे काम है, और अब यश को बुरा लग रहा था। भले ही जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर श्रेया का उसे ऐसे इग्नोर करना और उससे भागना उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपने केबिन में ही बैठा जो आज हुआ उसके बारे में सोच रहा था अपनी और श्रेया की वो किस याद करते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। चेहरे पर पता नहीं क्यों पर मुस्कान तैर गई और वो वैसे ही उस जगह को देखने लगा जहां श्रेया बैठी थी। यहाँ एजे एम्पायर में शाम का वक्त होते होते सारा स्टाफ अपने अपने घर को निकल चुका था। पनाह और आर्यमन को एक साथ घर जाना था, इसलिए पनाह अब भी आर्यमन का वेट कर रही थी उसके केबिन में, और आर्यमन जो फिलहाल एक मीटिंग में था वो भूल ही चुका था कि पनाह उसका इंतजार उसके केबिन में कर रही है। जब मीटिंग खत्म हुई तो वो अपना लैपटॉप अपने बैग में डालते हुए वक्त देखकर बोला, 9 बजे बज गए, सब लोग घर भी पहुंच चुके होंगे, मैं अब तक यहाँ हूँ, जल्दी निकलना होगा वरना पनाह की फिर से डांट पड़ने वाली है। ख्याल नहीं रखना, ध्यान नहीं रखना, दवाई नहीं लेना, पता नहीं क्या क्या सुनाएगी। और वो वहां से वैसे ही निकल गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि पनाह भी अभी तक ऑफिस में थी। वो घर के लिए निकल गया। आर्यमन घर आया और देखा तो रीमा, आदित्य और अर्नव तीनों डाइनिंग टेबल के पास उसी का इंतजार कर रहे थे। आर्यमन अपने कमरे में जाने से पहले उन्हीं के पास आते हुए बोला, क्या बात है, अभी तक खाना नहीं खाया? उसकी बात सुन रीमा ने उसे घूरा और बोली, हाँ तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। और फिर उसके पीछे देखते हुए बोली, पनाह कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? आर्यमन ने असमंजस में उसे देखा और बोला, पनाह मेरे साथ? वो तो पहले निकल गई थी ना, कमरे में होगी। रीमा ने उसे घूरा और बोली, आर्यमन दिमाग खराब है तुम्हारा, पनाह तुम्हारे साथ आने वाली थी, वो घर पर नहीं है। जैसे ही आर्यमन ने ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना सिर झटका और वापस घर से बाहर निकलते हुए बोलो, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, वो वही है। और वो तुरंत वहां से निकल गया। उसे जाते देखा रीमा ने आदित्य को देखा और बोली, ऐसे अकेले जाना अभी ठीक नहीं है, क्या आप वहां जाएंगे? आदित्य ने हाँ में सिर हिलारा और वो निकालने को हुए कि अर्नव ने कहा, पापा आप रुको, मैं जाता हूँ। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और अर्नव भी आर्यमन के पीछे निकल गया, पर अर्नव जब तक गेट पर आया आर्यमन जा चुका था। उसने अपना ही सिर पीट लिया और बोला, भाई भी ना, एक तो वहां पर भाभी को भूलकर आएगा, अब मुझे भी लेकर नहीं गए। वो आर्यमन के पीछे ही दूसरी कार में निकल गया। मरे हुए इंसान को ढूंढ रहे थे। प्रीकैप, वो 2 लोग थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, मैंने बस उन्हें देखा, उनकी बातें मुझे सुनाई नहीं दी क्योंकि वो दूर थे। वो कैमरा में रिकॉर्ड भी हुए पर मेरी गलती की वजह से वो फुटेज भी डिलीट हो गई, पर मुझे उनका चेहरा याद है, मैंने उन्हें करीब से देखा था कैमरा के अंदर। दिल्ली, खुराना हाउस, रात का वक्त। सिद्धि घर आ चुकी थी। वो फ्रेश होकर अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठ गई, पर जैसे ही लैपटॉप खोला उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक, आज एम्पायर में जब सिद्धि घर के लिए निकल रही थी तो अचानक ही उसकी नज़र आर्यमन के कैबिन के अंदर चली गई। उसने दरवाजे तक आकर देखा तो पनाह अंदर सो रही थी। उसे देख सिद्धि के चेहरे के भाव बदल गए। वो खुद में ही बोली, सोचा कि शायद डैड गलत है कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर नहीं, मैं ही गलत थी। कोई तुम्हारे साथ क्या ही गलत करेगा, जितनी तुम और तुम्हारा वो पति गलत है, इतना गलत कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं। सिद्धि उसे ऐसे ही देख रही थी और पता नहीं उसके दिमाग में चलने लगा। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। वो खुद में ही बोली, लगभग सब जा ही चुके हैं। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल कर दिया। 2 मिनट उस इंसान से बात की और फिर फोन रखते हुए वापस पनाह की तरफ देखकर बोली, और अब तुम सजा भुगतोगी, गलत किया है तो भरपाई भी करनी पड़ेगी। सिद्धि वहीं खड़ी किसी का इंतजार करने लगी और करीब 15 मिनट बाद एक लड़का वहां आया। उसके हाथ में एक बंद टोकरी थी। उसे देख सिद्धि 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, जहरीला है। उस लड़के ने तुरंत कहा, बस इतना कि सामने वाले को मौत के मुंह तक ले जाएं, पर मरने नहीं देता ये। सिद्धि के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने कैबिन की तरफ इशारा किया तो उस लड़के ने वो टोकरी झुककर कैबिन के दरवाजे पर खोल दी और उस टोकरी से एक काला सांप निकलकर कैबिन के अंदर चला गया। सांप के अंदर जाते ही सिद्धि ने अपना फोन निकाला और उस लड़के के फोन पर पैसे ट्रांसफर करते हुए बोली, पैसे दो और जाओ यहाँ से, कल सुबह आकर अपना सांप ले जाना। ये बोलकर कि कल यहाँ से होकर गुजरते हुए सांप बैग से निकल गया था।
शायद कंपनी के अंदर आ गया और खबरदार जो अपना मुंह खोला। उस लड़के ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। और सिद्धि ने एक नज़र पनाह की तरफ देखकर कहा, मिलते हैं कल तुम्हारे अधमरी हालत में, बाय बाय लिटिल सिस्टर, और वो वहां से चली गई। प्रेजेंट टाइम, सिद्धि खुद में ही बुदबुदाई, अब तक तो तुम्हारा काम हो भी चुका होगा लिटिल सिस्टर, और उसके चेहरे पर फिर वही स्माइल आ गई। आज एम्पायर में रात के 9 बजे बज चुके थे जब पनाह की आंख खुली। उसने खुद को आर्यमन के कैबिन में पाया तो एकदम से डर कर उठी। यहाँ वहाँ देखा तो बाहर सब जगह लाइट्स ऑफ थी, बस कुछ कुछ छोटी लाइट्स चल रही थी जो शायद हल्की रोशनी के लिए थी, वरना इनमें तो देख पाना भी मुश्किल था। पनाह एकदम से घबराकर अपनी जगह से खड़ी हुई और इधर उधर देखते हुए बोली, 1 मिनट, क्या सब चले गए? आर्यमन, वो कहाँ है? क्या वो भी चले गए? पनाह भागते हुए दरवाजे की तरफ आई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाजा भी लॉक था, वो खुला ही नहीं। पनाह हैरान रह गई। उसने अंदर से ही 2-3 बार दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, कोई है? दरवाजा खोलो, मैं अंदर बंद हूँ। सब चले गए क्या? आर्यमन, क्या आप हैं? पर वहाँ उसे सुनने वाला कौन था? कोई भी नहीं, क्योंकि वो पूरे ऑफिस में सिर्फ अकेली थी। पनाह ने इधर उधर हर जगह देख लिया, कोई रास्ता ही नहीं था। वो इधर फोन ढूंढने लगी अपना, पर उसे याद आया कि फोन भी वो कैबिन से बाहर रख कर आई थी अपने डेस्क पर। पनाह ने वहां की इंटरकॉम पर कॉल करने की कोशिश की, पर उनका काम भी बाहर के लिए नहीं था तो वो किसी से बात नहीं कर सकती थी। आखिरकार बात वहीं पर आकर रुकती है कि ऑफिस में कोई था ही नहीं। पनाह को अब बेचैनी हो रही थी। आर्यमन की कैबिन की उन कांच की दीवारों से बाहर सिर्फ अंधेरा देखा जा सकता था और कुछ भी नहीं, और पूरा केबिन लॉक था। पनाह इधर उधर घूमने लगी, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो खुद में ही बुदबुदाई, बताएं आर्यमन मुझे छोड़कर चले गए। वो बोलती बोलती रुक गई जब सामने उस अंधेरे में 2 लोगों को देखा। उन्हें देखते ही पनाह एकदम से दीवार की तरफ आई और जैसे ही चिल्लाने को हुई कि उसे कुछ याद आया, वो एकदम से रुकी और बोली, 1 मिनट, ये वो तो नहीं जिसे हम इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं? कहीं अक्षत आनंद तो नहीं? पनाह की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो वहीं खड़ी चुपचाप उन्हें देखने लगी। वो दोनों शख्स जिनकी शक्ल देखना तो मुश्किल था, वो कुछ बात कर रहे थे और काफी दूर होने की वजह से पनाह को उनकी शक्ल भी ठीक से नहीं दिख रही थी। पता नहीं कौन थे वो। पनाह काफी देर तक खड़े उन्हें देखती रही और कुछ देर बाद वो लोग चले गए। पनाह उस कांच की दीवार के पास बैठ गई और बोली, कैसा नसीब है मेरा, जिसे ढूंढ रहे थे वो सामने था और ना तो मैं उसे पहचान पाई ना ही सुन पाई कि बातें कर क्या रहे थे। हद है। पनाह जमीन पर बैठी हुई इधर उधर देखने लगी। उसने देखा केबिन में फुटेज चल रही थी, उन कंप्यूटर, वहाँ कैमराज, माइक, वो सब कुछ था। पनाह को एकदम से आइडिया आया। वो खड़ी हुई और उन कैमरास की तरफ चली गई और सब जगह देखने लगी। एक कैमरा में उसने नोटिस कर लिया उन दोनों लोगों को, तो पनाह ने उस कैमरा को जूम करके उन दोनों को देखने की कोशिश की। ये दोनों 2 अनजान चेहरे थे जिसे वो नहीं जानती थी। उन दोनों का चेहरा देखना मुमकिन था, पर पनाह ने उन्हें ऑफिस में कभी नहीं देखा था। वो अजीब ढंग से बोली, कौन है ये दोनों? इन्हें कभी देखा तो नहीं। और पता नहीं पनाह क्या कर रही थी। वो वहीं बैठ गई और अपना हाथ डेस्क पर रखते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, कम से कम सीसीटीवी फुटेज में तो उस इंसान की शक्ल कैद हुई। पनाह वहीं बैठी सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। वो उन 2 लोगों के चेहरों को याद करने की कोशिश कर रही थी और वहीं बैठे बैठे पता नहीं उसे कब नींद आ गई। उसने अपना सर वहीं डेस्क पर रख दिया और हाथ भी, और नींद में ही उसके हाथ पता नहीं कैसे कौन से बटन पर लगे और सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई, जिससे पनाह पूरी तरह से अनजान थी। कुछ ही देर बाद जब पनाह की आंख खुली तो उसने देखा कंप्यूटर बंद थे। वो खुद से बोली, ये क्या हुआ, ये बंद कैसे हो गए? और वो हड़बड़ा गई। उसने कंप्यूटर ऑन करने की कोशिश की पर कंप्यूटर ऑन हुई ही नहीं। पनाह ने अपना ही सिर पिटा और खिंचते हुए बोली, ये क्या हो गया? इतने टाइम बाद जिसे ढूंढ रहे थे उसकी शक्ल अब जाकर अच्छी तरह दिखी, और अभी भी ये कैमरा, इसको बंद होना था। पनाह कोशिश करने लगी उन कैमरास को ऑन करने की, पर वो हुए नहीं। पनाह ने जोर से डेस्क पर हाथ मारा तो वहां रखा पेपर वेट उसी के हाथ पर वापस आकर लग गया। उसने एकदम से अपना हाथ पकड़ लिया। शायद उंगली मुड़ गई थी उसके हाथ की। पनाह ने अपना हाथ पकड़ लिया। अब हाथ में दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ गए और वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। पनाह धीरे से वहां से उठी और एक कोने में जाकर बैठ गई। पनाह उस कोने में बैठी इधर उधर देखने लगी। अब कहीं जाकर उसे डर लग रहा था, उसे अंधेरे से और इस खामोशी से। हाथ में अलग से दर्द हो रहा था। उसने देखा उसकी उंगली पर हल्की हल्की सूजन आने लगी थी। पनाह ने आंखें बंद कर ली और अपना सिर दीवार से टिकाते हुए बोली, कहाँ है आप आर्यमन? पर उसे सुनने वाला कौन था? कोई नहीं। उसने फिर से आंखें बंद की और इतने में एकदम से कैबिन खुलने की आवाज हुई। पनाह ने तुरंत आंखें खोल कर देखा तो सारी लाइट्स भी ऑन हो गई और सामने आर्यमन खड़ा था जिसके पीछे 2 लोग थे। आर्यमन को देखते ही पनाह एकदम से खड़ी हुई और जाकर सीधा करके उसे गले लगा लिया। आर्यमन ने भी यही किया। वो सच में काफी डर गया था कि उसने पनाह को यहाँ अकेला छोड़ दिया।
आर्यमन ने उसके पूरे चेहरे को देखा जो पसीने से भीग चुका था, जबकि यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं थी। पनाह की आंखों में आंसू अलग से थे। आर्यमन उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए धीरे से कहा, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से ये सब हो गया। और बोलते बोलते उसकी नज़र अचानक पनाह के हाथ पर चली गई। उसके हाथ में चोट लगी थी जिसमें उसकी उंगली लाल हो चुकी थी और हल्की सूज भी चुकी थी। आर्यमन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर देखा तो बेचारगी उसके चेहरे पर आ गई। उसे सच में बहुत बुरा लगा था। पनाह को आर्यमन ने एक से गोद में उठा लिया और वहां से निकलते हुए बोला, चेक करो सब, कोई और ना हो। वो 2 मिनट वही खड़ा रहा और अचानक आंखें बड़ी हो गई जब नजर अपने सामने फन फैलाए बैठे उस काले सांप पर चली गई। आर्यमन ने पनाह को कसके गले लगा लिया और धीरे से बोला, शश शश, कोई आवाज मत करना। पनाह चुपचाप उसके गले लगी रही और वो सांप वहीं बैठा उन्हें देखता रहा। आर्यमन एकदम स्टैच्यू बनकर खड़ा रहा और वो सांप जिसने अपना रुख मोड़ लिया, वो खिड़की की तरफ बढ़ गया और कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही आर्यमन ने एक गहरी सांस ली और वो पनाह लेकर वहां से बाहर निकाल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठे और आर्यमन ने अपने एक आदमी को कॉल करते हुए कहा, मेरे केबिन में एक सांप था, वो वहां कैसे आया? आज से पहले तो कभी एक मक्खी तक नहीं आई, तो आज सांप कैसे? पता लगाओ, कुछ भी हो सकता था। पनाह उस कैबिन में बंद थी, सांप उसे भी काट सकता था। उसने फोन रखा और पनाह की तरफ देखा। आर्यमन ने खुद गाड़ी ड्राइव की क्योंकि वो ड्राइवर को तक लेकर नहीं आया था। इतनी जल्दी में वो जिंदल विला से निकला था। उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। पनाह ने जब गाड़ी घर की तरफ ना जाते देखी तो एकदम से बोली, आर्यमन घर चलते हैं प्लीज, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। आर्यमन ने उसे देखा और वापस ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए बोला, हॉस्पिटल तो चलना पड़ेगा, हाथ में सूजन और ज्यादा आ जाएगी। चुप रहो। उसे अभी भी सच में अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया। उसने पनाह को अकेला छोड़ दिया। उसके सामने बार बार पनाह का वो चेहरा आ रहा था, वो पसीने से भीगा चेहरा, आंखों में आंसू और हाथ में चोट अलग से उसने लगा ली थी। वो उसे अस्पताल ले आया। डॉक्टर ने कहा मुड़ गई है उंगली। उन्होंने वहां पर पट्टी कर दी और बोली दिया 2 दिन में ठीक हो जाएगी। पनाह को पेन किलर भी दे दिया गया और आर्यमन उसे लेकर वापस घर के लिए निकल गया। जब दोनों घर जा रहे थे तो पनाह कुछ सोचते हुए बोली, मैंने उन दोनों को देखा। आर्यमन ने अजीब ढंग से उसकी तरफ देखा और वापस आगे देखते हुए बोला, किसे देखा? पनाह ने चेहरा उसकी तरफ किया और बोली, अक्षत आनंद को। उसकी बात सुन आर्यमन ने एकदम से ब्रेक लगाया और पनाह की तरफ देखा तो पनाह फिर से बोली, वो 2 लोग थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, मैंने बस उन्हें देखा। उनकी बातें मुझे सुनाई नहीं दी क्योंकि वो दूर थे। वो कैमरा में रिकॉर्ड भी हुए पर मेरी गलती की वजह से वो फुटेज भी डिलीट हो गई, पर मुझे उनका चेहरा याद है। मैंने उन्हें करीब से देखा था कैमरा के अंदर। आर्यमन ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने पनाह की तरफ देखा और थोड़ा करीब होते हुए बोला, पनाह मेरी एक बात मानोगी? पनाह ने हाँ में सिर हिलाया तो आर्यमन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुमने उन दोनों को देखा है, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, किसी को भी नहीं, और भूल जाओ कि तुमने उन्हें देखा है, समझी? आर्यमन की ये बात सुन पनाह हैरान रह गई। क्या मतलब हुआ कि वो किसी को नहीं बताए? इतने टाइम से तो वो इन्हीं लोगों को ढूंढ रहे थे ना, तो फिर अब क्यों ना बताएं वो? और अगर ना बताया तो क्या अब भी वो लोग उस इंसान को ढूंढते रहे? पनाह के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे और आर्यमन वापस कर स्टार्ट करते हुए बोला, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी जिसे तुमने देखा वो कोई और थे क्योंकि अक्षत आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही पनाह ने ये सुना उसने हैरानी से आर्यमन की तरफ देखो, वो जानना चाहती थी कि वो क्या बोल रहा है। उसी ने तो कहा था ना कि अक्षत आनंद जिंदा है, तो फिर ये सब क्या था? उसके चेहरे को देखते ही आर्यमन समझ गया कि पनाह क्या पूछना चाहती है। वो ड्राइव करते हुए ही बोला, अक्षत आनंद 3 साल पहले ही मर चुका है। जो हमारी कंपनी में आया था वो कोई और था। अक्षत आनंद का कार्ड उसकी जेब में इसलिए था ताकि अगर हम ढूंढे भी तो अक्षत आनंद को ढूंढे, पर वो हमें मिलने वाला नहीं था क्योंकि वो तो इस दुनिया में ही नहीं था। ये सब सिर्फ हमें उलझने के लिए किया गया है। अक्षत आनंद नाम का कोई इंसान है ही नहीं। पनाह उसकी बातें सुन हैरान थी। वो एकदम से बोली, जब आपको ये सब पता था तो अब तक कहा क्यों नहीं? इतनी सारी मेहनत क्यों करवा रहे थे? मैं, आदर, जोगी, हम सभी मरे हुए इंसान को ढूंढ रहे थे जो इस दुनिया में है ही नहीं। आर्यमन ने ना में सिर हिलाया और बोला, ऐसा नहीं है, मुझे भी ये बात बाद में पता चली। मैं तुम तीनों के साथ में इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा था, पर आज भी तुम ऑफिस आए तो उस ईशा के चक्कर में वापस चली गई। अब ऐसे में मैं क्या बताता? उसकी बात सुन पनाह कुछ भी नहीं बोल पाई। वो चुपचाप बैठ गई और आगे कुछ नहीं बोली। आर्यमन भी बस ड्राइव करने लगा। पनाह को खामोश देखा तो वो मन ही मन में बोला, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दे सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब से दूर रहो, यशवर्धन से दूर रहो, क्योंकि वो नहीं, मैं तुम्हें उसके करीब नहीं जाने दे सकता, कभी नहीं। और आर्यमन ड्राइव करने लगा। यहाँ दूसरी तरफ अर्नब भी ऑफिस आ चुका था, पर यहाँ आकर उसे पता चला कि आर्यमन और पनाह यहाँ से जा चुके हैं तो वो भी वापस जाने के लिए निकल गया।
क्यों छुपा रहा है आर्यमन पनाह से अक्षत आनंद का सच? पनाह गिरफ्तार। प्रीकैप। आपको ना डिग्री मिलनी चाहिए अनरोमांटिक होने की, मतलब हर बार मेरे शेरो शायरी और मेरे रोमांटिक मूड का कचरा कर देते हो। कभी खुद तो प्यार से बात नहीं करते, प्यार नहीं जताते, पर मैं करूं तब भी ऑटोमेटिक आपकी बातें अनरोमांटिक वे में चालू जाती हैं। जिंदल विला। रात का वक्त। आर्यमन पनाह को घर ले आया था और घर आते ही रीमा ने कस के पनाह को गले लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? वहां कैसे रह गई तुम? बाहर क्यों नहीं निकाली? और वो बोलते बोलते रुकी और उन्होंने पनाह के हाथ में लगी वो चोट देखी तो वो उसका हाथ पकड़कर फिक्र जताते हुए बोली, ये चोट कैसे लगा ली तुमने? क्या हुलिया बना रखा है पनाह तुमने? तुम रोई ना? वो उसके चेहरे पर हाथ फिरते हुए बोले। जा रही थी तो पनाह उन्हें शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है माँ, ये चोट तो पता नहीं कैसे लग गई, मैं ठीक हूँ। उसके बाद सुन रीमा सिर हिलाते हुए बोली, नहीं तुम ठीक नहीं हो, अपनी हालत तो देखो, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? कल से तुम मेरे साथ ही आओगी और मेरे साथ ही जाओगी, समझी? अभी उन्होंने ये कहा ही था और पनाह उनका जवाब देती उससे पहले आर्यमन बोल नहीं। सबने उसकी तरफ देखा तो आर्यमन वैसे ही बोला, पनाह कल से आएगी भी मेरे साथ और जाएगी भी मेरे साथ और मैं उसका ख्याल रखूंगा। मैंने आपको बोला था उसे ऑफिस लेकर आने को, बट वो रह गई और हम दोनों की गलती की वजह से ना आपने ध्यान दिया ना मैंने, इसलिए अब सारा ध्यान मैं ही दूंगा। उसने पनाह की तरफ देखा और कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो तुम फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाते हैं। वो उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया और रीमा और बाकी सब बस उसे देखते रह गए। रीमा खुद में ही बुदबुदाई, वो परेशान है। और उन्हें ऐसे देख आदित्य ने उन्हें समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। और अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया। वो एकदम से बोले, एक मिनट, अर्नव भी तो आर्यमन के साथ गया था ना, वो कहाँ है? उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और अर्नव को कॉल लगाया, पर ऐसे में बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई तो दोनों समझ गए कि अर्नव भी आ गया है। दोनों ने उसे तरफ देखा तो अर्नव अंदर आते हुए बोला, मम्मी पापा भाई और भाभी आ गए ने? दोनों उसके पास आए और उसके सर पर हाथ फेर कर बोले, दोनों आ चुके हैं, तुम भी आ जाओ, चलो खाना खाने। और वो उसे लेकर डाइनिंग एरिया में चले आए। कुछ ही देर में आर्यमन और पनाह भी फ्रेश होकर आ चुके थे। सबने साथ में खाना खाया। सबको बुरा लग रहा था कि पनाह के साथ जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक तो पहले से एक हादसे से परेशान है और अभी फिर से ऐसा हो जाना समझ में नहीं आ रहा था। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। पनाह भी अपने कमरे में चली आई। उसके दिमाग में जो उसके गाड़ी में उनके बीच बातें हुई वो चल रही थी। उसके दिमाग में अब भी उन दो लोगों का ख्याल था जिन्हें ऑफिस में देखा था, पर वो उन्हें जानती नहीं थी। इतने में आर्यमन में पीछे से आकर उसकी कमर पर हाथ रख कर कहा, पनाह। पनाह ने धीरे से उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आपको बुरा लग रहा है? अभी तक गलती आपकी नहीं है आर्यमन, वो बस हादसा था, किसी के भी साथ हो सकता था। उसकी बात सुन वो उसके सामने आया और उसे अपने करीब करते हुए बोला, पर हुआ तो मेरी ही वजह से है, मैंने ध्यान दिया होता तो। आर्यमन उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोलो, तुम इतना रोती ही नहीं। उसने वापस कसके पनाह को गले लगा लिया तो पनाह ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ कसते हुए कहा, आप इतना सोचेंगे ना तो और ज्यादा तबीयत खराब करेंगे, चलिए 10 बजे बज चुके हैं। उसने इतना कहा ही था और आर्यमन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। पनाह ने एकदम से गिरने के डर में उसके गले में अपनी बहें डालते हुए कहा, आर्यमन कहाँ ले जा रहे हैं? उतारिए मुझे नीचे। पर आर्यमन कहाँ मानने वाला था। उसने ले जाकर धीरे से बालकनी में लगे उस सोफा पर उसे बैठाया और खुद भी उसके पास बैठते हुए और उसे पीछे से ही गले लगा कर बैठते हुए बोला, आज जो कुछ भी हुआ वो सब दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, और जब मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है तो तुमने तो ये सब झेलना है। तुमने कैसे ये संभाला होगा, ये सोचकर अजीब लग रहा है। उसकी बात सुन पनाह ने उसकी पीठ लगाकर उसके हाथों को कस के पिटते हुए बोली, बस थोड़ी सी डर गई थी क्योंकि जगह नहीं थी, पर मैं ठीक हूँ, आप इतना मत कीजिए, कुछ शायराना माहौल बनाइए ना, क्या फिक फिक लगा रखा है। वो एकदम से अपना मिजाज बदलते हुए बोली तो आर्यमन हैरान रह गया। सच में पनाह कुछ भी कर सकती थी और उसके लिए तो सच में कुछ भी कर सकती थी। आर्यमन ने उसे गले लगा लिया और बोला, क्या सुना है? शेरो शायरी की दीवानी तो तुम हो, मैं क्या करूं? पनाह ने कहा, किसने कहा मैं शेरो शायरी की दीवानी हूँ? मैं तो एक शख्स के पीछे पागल हूँ, उसी के पीछे शेरो शायरी करती हूँ, उसी के लिए जीती हूँ, उसी पर मरती हूँ। पनाह के चेहरे रस्माइल थी और आर्यमन बोला, तभी तो इस दीवानी पर, अपने पीछे मरने वाली पर जान छिड़कता हूँ। जब उसे छोटी सी खरोच भी आए तो मैं तड़पता हूँ, और ऐसे में उसे पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग घूमता है, समझी? उसकी बात सुन पनाह को एकदम से हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, आपको ना डिग्री मिलनी चाहिए अनरोमांटिक होने की, मतलब हर बार मेरे शेरो शायरी और मेरे रोमांटिक मूड का कचरा कर देते हो। कभी खुद तो प्यार से बात नहीं करते, प्यार नहीं जताते, पर मैं करूं तब भी ऑटोमेटिक आपकी बातें अनरोमांटिक वे में चली जाती हैं। आर्यमन ने एकदम से उसे अपनी तरफ पलटा और बोला, क्यों? तुम्हें क्यों प्यार जाता हूं?
तुम हो तो मुझे प्यार जताने के लिए, हमेशा तो बोलती हो तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते, अब जब करने दे रहा हूं तो करना नहीं है, मैं क्या करूं अब। पनाह ने उसे आंखें चढ़ाकर देखा और एकदम से उसकी तरफ पलट कर बोली, मैं प्यार नहीं जताती। मैं, अरे हर बार मैं ही जताती हूँ, आप तो दिखाते तक नहीं हो मेरे प्यार में। उसके बाद अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्यमन ने एकदम से अपने हाथों में उसका चेहरा भर लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ टिका दिए। पनाह एक पल को हैरान रह गई, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस उसका हाथ देने लगी। हाथ अपने आप आर्यमन के गले तक पहुंच गए और दोनों एक दूसरे को काफी डीपली किस करने लगे। करीब 10-15 मिनट बाद आर्यमन ने पनाह को छोड़ा और उसे लेकर कमरे में आ गया। रात काफी हो चुकी थी और सुबह दोनों को जल्दी उठकर ऑफिस के लिए निकलना था। और फिर पनाह को वही सपना आया। वो नींद में भी डर रही थी, बंद आंखों से आंसू बहने लगे थे। जब अचानक उसकी सिसकियां सुन आर्यमन की आंख खुली तो उसने पनाह को गले लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। वो मन ही मन बोला, सब मेरी गलती है, अब तक तुम्हारे दिमाग में यही सब घूम रहा है। पर उसे क्या पता था कि पनाह क्या देख रही थी और किस फिक्र में थी। रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह होते ही दोनों उठकर रेडी हुए और ऑफिस के लिए तैयार हो गए। नाश्ता किया और ऑफिस के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि आर्यमान का फोन बजा। उसने जैसे ही फोन उठाया, सामने वाले की बातें सुन उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, पुलिस केस करो मेरे नाम से और मुझे आज के आज वो इंसान अपने सामने चाहिए जिसने ये किया, समझे। उसने कॉल रख दिया, पर उसके बाद आसपास खड़े सारे लोग हैरानी से उसे देखने लगे और रीमा ने उसे देखते हुए पूछा, आर्यमन क्या हुआ कि पर पुलिस केस करने की बात कर रहे हो। आर्यमन ने तीनों की तरफ देखा और बोला, कंपनी में कल चोरी हुई है, कितनों की हुई है मुझे नहीं पता, बट बस हुई है और मुझे वो इंसान अपने सामने चाहिए जिसने चोरी की है। नैन पुलिस केस कर देगा, आप सब ऑफिस जाइए, मुझे एक दूसरा काम है, मुझे ऑफिस आने में देर लगेगी। पनाह को मोम आप अपने साथ ले जाए और प्लीज ख्याल रखिएगा। और उसकी बात सुन सीमा ने एक नज़र पनाह को देखा और इस बार वो एकदम से बोली, बिल्कुल, इसे मैं आज बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। उनकी बात सुन सब हंस दिए। ऐसे ही सब ऑफिस के लिए निकल गए। आर्यमन भी वहां से निकल गया अपने काम के लिए। यहाँ आज एम्पायर में सब लोग ऑफिस आ चुके थे सिवाय आर्यमन के, और जब पनाह, रीमा, अर्नव और आदित्य ये सब ऑफिस आए तो पुलिस वहीं पर मौजूद थी। पुलिस को वहां देखा आदित्य समझ गए कि शायद आर्यमन ने जो केस किया था उसी के सिलसिले में पुलिस आई है। वो जाकर पुलिस से बात करने लगे तो पुलिस एकदम से बोली, यहाँ पर 3 लोगों पर हमें शक है और हम उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल आप लेकर जाइए और उनसे सवाल जवाब कीजिए। अगर आपका शक यकीन में बदलता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। उस इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां पर खड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये 2 लोग किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं थे, बस छोटी सी पोस्ट पर थे, कोई गार्ड और वॉचमैन। और उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद एक लेडी ऑफिसर आई और उन्होंने पनाह को हथकड़ी पहना दी और ये देखते ही सब हैरान रह गए। रीमा एकदम से उसे लेडी कांस्टेबल को पनाह से दूर करते हुए बोली, 1 मिनट, क्या कर रहे हैं आप, उसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। रीमा की बात सुन इंस्पेक्टर ने कहा, मैम हमने कहा हमें 3 लोगों पर शक है और उनमें ये भी शामिल हैं, हमें यहाँ बुलाया गया है तो प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, हम इन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और लेडी कांस्टेबल ने रीमा को अपने सामने से हटाया और वो जबरदस्ती अपने साथ पनाह को ले जाने लगी। आदित्य और अर्नव एकदम से इंस्पेक्टर बोले, आपको कोई गलतफहमी हुई है, पनाह कल गलती से यहाँ रह गई थी और फिर आर्यमन और अर्नव दोनों उसे लेने भी आए थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और अगर ऐसा है भी तो आप पनाह को नहीं ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने आदित्य को देखते हुए शांति से कहा, आप बहुत बड़े लोग हैं पर हम भी पुलिस ऑफिसर हैं, फालतू काम में अपना वक्त जाया नहीं करते। आपके बेटे ने खुद केस फाइन किया है तो अब हमें हमारा काम करने दो, और अगर इतना ही है कि हम इन्हें अपने साथ में नहीं ले जा सकते हैं या छोड़ दे तो सही यही रहेगा कि आर्यमन जिंदल खुद आकर अपना केस वापस ले ले। पनाह उनकी बात सुन हैरान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके दोनों हाथों में हथकड़ी पहनाई गई थी और वो कांस्टेबल उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रही थी। आदित्य और अर्नव, रीमा तीनों उनके पीछे दौड़े पर पुलिस ने एक न सुनी और वो जबरदस्ती पनाह को अपने साथ ले जाते हुए वो साफ बोलकर गए कि आर्यमन के आने से पहले वो पनाह को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसे जाकर अपना केस वापस लेना होगा। उन्हें जाते देख रीमा आदित्य को पकड़ते हुए बोली, आदित्य वो लेकर जा रहे हैं, प्लीज कुछ कीजिए, वो ऐसा नहीं ले जा सकते उसे। आदित्य ने अपना फोन निकाला और अर्नव से बोले, अर्नव तुम वकील को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं आर्यमन को कॉल करता हूँ, वो जरूर कुछ करेगा, वो केस वापस ले लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। और आदित्य आर्यमन को कॉल करने लगे पर आर्यमन फोन ही नहीं उठा रहा था। आदित्य परेशान थे, वो भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए और रीमा को वहां सब संभालने को, शांत रहने को कहा। दूसरी तरफ आर्यमन इस वक्त अपने बेसमेंट में था, उसके सामने फोन पड़ा था जिस पर बार बार आदित्य का कॉल आए जा रहा था। आर्यमन आराम से फोन को देखते हुए बोला,
उसकी सेफ्टी ये है कि वो पुलिस स्टेशन में रहे। मैं नहीं चाहता कि वो अभी बाहर है, इसलिए मैं भी बाहर नहीं आऊंगा। सो प्लीज डोंट बी डिस्टर्ब। क्यों करवा रहा है आर्यमन ये सब? किससे वो पनाह की सेफ्टी चाहता है? राज का इनाम। प्री कैप। टच टच टच। कमाल करते हो ससुर जी, ये घर आपका कब से हो गया? ये तो किसी और का घर है जो आपको बस बीच में मिला है। आपका घर तो कहीं और ही है। क्या नाम था उसका? हाँ, खुराना हाउस नाम था ना। बेचारा आपका रहा ही नहीं, टूट गया ना। कोई बात नहीं, ये भी जल्दी टूटेगा। एमई में यश ऑफिस आ चुका था और कल से उसकी श्रेया से कोई बात नहीं हुई थी। वैसे तो श्रेया भी ऑफिस आ चुकी थी, पर सुबह से वो यश के सामने ही नहीं आ रही थी। उसका जो भी शेड्यूल था और उसकी जो भी मीटिंग थी वगैरह वो उसे फोन पर ही बता चुकी थी। और कैसे बता चुकी थी? वॉइस मैसेज करके। वो कॉल भी नहीं उठा रही थी, ना यश के सामने आई थी। और यश को अब इन सारी चीजों से इरिटेशन हो रही थी। क्या हो गया अगर दोनों के बीच ये हो गया तो? गलती से हुई है, किसी तो थी, कोई जानबूझकर तो नहीं हुआ। फिर इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? यही सब सोचते हुए यश अपने केबिन में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। वो बस इंतजार कर रहा था श्रेया का कि अभी आएगी तभी आए, पर वो कहाँ आने वाली थी। वो तो खुद ही छुप कर कहीं बैठी थी कंपनी के अंदर ही। अब जब यश से नहीं रहा गया और काफी देर हो गई तो उसने कॉल करके श्रेया को अपने केबिन में बुलाया, पर अभी भी उसके आने का कहीं पर भी कोई भी सोर्स नहीं था। वो बस बहाने बनाए जा रही थी और यश अच्छे से जानता था कि ये सच में बहनें ही हैं। श्रेया बस उससे नजरें नहीं मिलना चाहती, पर अब यश ने भी सोच लिया कि वो आज कैसे भी करके श्रेया से बात करके रहेगा और बात किए बिना तो वो जाएगा नहीं। वो भी अपने काम में लग गया, क्योंकि पता था कि अगर श्रेया ऑफिस में ही है तो मुलाकात तो हो ही जाएगी और एक बार बस मुलाकात हो जाए तो बात वो बहुत कर लेगा। ऐसा नहीं था कि यश के मन में कोई फीलिंग नहीं थी या सिर्फ वो दोस्त मानता था, बट उसने कभी इस तरह से श्रेया को देखा नहीं था जिस तरह वो अब देख रहा था। कल जो कुछ भी हुआ वो बस एक शुरुआत थी यश को ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ, श्रेया लड़की हो सकती है जो उसकी लाइफ में आ पाए, क्योंकि वो जैसे काम में उलझा हुआ रहता है, उसका ना कोई परिवार है ना कोई लाइफ में इंसान जिससे वो अपनी हंसी खुशी बांट सके। बट श्रेया के आने के बाद ये चीज चेंज हो गई थी। यश उसके साथ हंस बोल लेता था, बातें कर लेता था, इनफैक्ट कभी कभार अपने सदमे भी क्लियर करवा लेता था। वो बस अपने काम में लग गया। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में आदित्य और अर्नव दोनों पुलिस स्टेशन आ चुके थे और वकील भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि पनाह को छोड़ सके, बट इंस्पेक्टर था कि मानने को तैयार ही नहीं था। जब उसने सवाल जवाब कर लिए और अपनी पूछताछ पूरी कर ली तो आदित्य ने कहा, अब तो आपकी पूछताछ खत्म हो चुकी है ना, अब तो हम अपनी बेटी को घर ले जा सकते हैं। पर इंस्पेक्टर ने साफ मना करते हुए कहा, जैसा कि इन दो लोगों ने बताया है कि मिस पनाह ही आखिर तक ऑफिस में थी और पनाह का कहना है कि उसने दो ऐसे लोगों को देखा जो ऑफिस में काम ही नहीं करते। ये दोनों बातें मेल नहीं खा रही हैं। वॉचमैन का कहना है कि उनके अलावा कोई और था ही नहीं। तो मिस पनाह ने किसे देखा है? सीधा सा शक है कि जो कुछ भी हुआ है उनमें पनाह का हाथ है, और अगर ऐसा नहीं है तो उनकी बेगुनाही के सबूत जब तक नहीं मिल जाते तब तक वो लॉकअप में रहेंगी। इंस्पेक्टर की बात सुन आदित्य गुस्सा होकर बोले, ये आप क्या बोल रहे हैं? पहले आपने कहा था कि सिर्फ सवाल जवाब होंगे और अब आप कह रहे हैं कि पनाह को लॉकअप में जाएगी। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो जिंदल खानदान की बहू है और हम यहाँ पर इतनी मशक्कत कर रहे हैं, आपको ऊपर से कॉल आ रहे हैं, हम आपको बैल के लिए भी कह रहे हैं, बट आप तैयार ही नहीं हो रहे। चाहते क्या है आप? क्या आपने पनाह को गुनहगार मान ही लिया है? आदित्य को इतना गुस्सा होते देखा उस इंस्पेक्टर ने शांति से कहा, देखिए मिस्टर आदित्य, सबसे पहली बात, आपका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। इस केस को करने वाला कोई और है। इस केस में जिसे हमने पकड़ा है वो कोई और है, तो बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? अगर सच में मिस पनाह ने कुछ नहीं किया है तो आर्यमन जिंदल खुद ही आकर ये केस वापस ले ले। हमने कहाँ मना किया है? पर जब तक मिस्टर जिंदल नहीं आ जाते और जब तक ये केस वापस नहीं लिया जाता या फिर ये साबित नहीं हो जाता कि पनाह बेकसूर है, तब तक पनाह को यही रहना पड़ेगा, समझे आप? और इसमें अब कोई दो राय नहीं है। अगर आपने ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को धमकी देने के जुर्म में आपको भी अंदर होना पड़ सकता है। इंस्पेक्टर की इतनी कड़वी बातें सुनकर आदित्य हैरान रह गए और इंस्पेक्टर ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, लेकर जाए इन्हें यहाँ से, काम खत्म होने पर मिस पनाह को छोड़ दिया जाएगा। अर्नव खुद भी हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उनके खिलाफ जाने वाला पूरी दिल्ली में कोई नहीं था तो ये इंस्पेक्टर कहाँ से आया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी, सीनियर्स को कॉल लगाने के बाद भी, वकील को लेकर आने के बाद भी, खुद आदित्य जिंदल के पुलिस स्टेशन आने के बाद भी वो पनाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त शांत रहना ही सही लगा। उसने आदित्य के कंधे पर सिर रखकर कहा, डैड, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमें बस भाई का इंतजार करना होगा, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। आदित्य एकदम से बोले, दिमाग ठीक है तुम्हारा? पनाह को ऐसे छोड़कर जाएंगे हम? यहाँ उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अर्नव उन्हें समझाते हुए बोला, डैड समझने की कोशिश कीजिए।
अगर भाभी को बाहर लाना है तो हमें सेफ रहना पड़ेगा। अगर आप अंदर चले गए तो भाभी को बाहर कैसे निकालेंगे? फिलहाल हमारा यहाँ से जाना जरूरी है। ये पता लगाना होगा कि भाई कहाँ है, क्योंकि वही भाभी को छुड़ा सकते हैं। आप चलिए मेरे साथ प्लीज। वो जबरदस्ती आदित्य को वहां से लेकर चला गया, क्योंकि जानता था कि आर्यमन के न आने तक पनाह को छोड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, पर वो था कहाँ ये किसी को नहीं पता। यहाँ खुराना हाउस में कैलाश खुराना आराम से बैठकर न्यूज पेपर पढ़ रहे थे। सुबह की न्यूज और बस सुकून था उन्हें, पर एक शांति थी अजीब सी जो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी क्यों। वो आराम से अपना अखबार पढ़ ही रहे थे कि उन्हें महसूस हुआ जैसे घर में कोई चहलकदमी कर रहा हो। उन्होंने एकदम से पलट कर देखा तो कोई था ही नहीं। कैलाश खुराना को लगा ये शायद उनका वहम है, तो वो वापस अखबार पढ़ने लगे, मगर फिर से वही चहलकदमी महसूस हुई तो वो एकदम से अपनी जगह से उठे और इधर उधर देखने लगे, पर कोई भी नहीं दिख रहा था। वो हैरानी से बोले, ये रजनी कहाँ चली गई? वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, रजनी कहाँ हो तुम? और ये क्या बेहुदा मजाक है? क्यों छुप रही हो, सामने आओ। उनका ये कहना हुआ ही था कि एक विसल की आवाज उनके कानों पड़ी। कोई सीटी बजाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। कैलाश खुराना इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और अब उन्हें हल्का हल्का डर लग रहा था। वो कभी इधर देखते तो कभी उधर देखते। हर तरफ से सिटी की आवाज आ रही थी, पर दिख कोई नहीं रहा था कि ये सिटी बजा कौन रहा है। और इतने में एकदम से कोई उनके सामने आते हुए बोला, भाभ हो। कैलाश खुराना ने एकदम से अपने सीने पर हाथ रख लिया और 2 कदम पीछे हुए तो सामने आर्यमन खड़ा था। वो हैरान रह गए, ये क्या था? वो अपने सीने पर हाथ रखे हुए ही अपनी लार निगलते हुए बोले, आर्यमन ये कैसा मजाक है? मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये अभी बोल ही रहे थे कि आर्यमन ने आराम से ना में सिर हिलाते हुए कहा, टच टच टच, कमाल करते हो ससुर जी। ये घर आपका कब से हो गया? ये तो किसी और का घर है जो आपको बस भीख में मिला है। आपका घर तो कहीं और ही है। क्या नाम था उसका? हाँ, खुराना हाउस नाम था ना। बेचारा आपका रहा ही नहीं, टूट गया ना। कोई बात नहीं, ये भी जल्दी टूटेगा। आर्यमन की बात सुन कैलाश खुराना उसे घूरते हुए बोले, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि आर्यमन बिना किसी भाव के बोला, और किसने कहा कि मैं तुम्हें शक्ल दिखाने के लिए आया हूँ? कैलाश खुराना सवालिया नजरों से उसे देखने लगे और आर्यमन ने अपने आसपास देखा। उसकी नजरों का पीछा करते हुए कैलाश खुराना ने जब अपने आसपास देखा तो घर में आर्यमन के बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। जो क्यों थे वो कैलाश खुराना को भी समझ में नहीं आया। वहां पर करीब 10-11 लोग थे जिन्होंने पूरे घर को अच्छे से घेर रखा था, यहाँ तक कि आर्यमन के साथ आदर, जोगी और नैन भी थे। कैलाश खुराना उन्हें देख 2 कदम पीछे हटते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम सब मेरे घर में क्या कर रहे हो, जान सकता हूँ? अभी के अभी निकलो यहाँ से। उन्होंने अभी ये कहा ही था कि आदर ने एकदम से कहा, मिस्टर खुराना हमें अपना काम करने दीजिए, हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। और वो पूरे घर की तलाशी लेने लगे जैसे वो कुछ ढूंढ रहे थे। कैलाश खुराना ने उन्हें से देखा तो उनकी तरफ बढ़ते हुए बोले, 1 मिनट, ये क्या करने जा रहे हो? पर वो जाते उससे पहले ही नयन ने उन्हें खींचकर वो पकड़ लिया और आर्यमन के सामने खड़ा कर दिया। आर्यमन आराम से बोला, आप कहाँ चले? राज जानने का बड़ा शौक है ना? राज का इनाम तो ले लीजिए। कैलाश खुराना को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आर्यमन करना क्या चाहता है, और आर्यमन ने अपना हाथ बढ़ाया। पीछे खड़े गार्ड ने उसके हाथ में एक लोहे की रॉड पकड़ा दी। उस लोहे की रॉड को देखकर कैलाश खुराना की आंखें बड़ी हो गई। वो डर गए और नैन ने अभी भी उन्हें कसके पकड़ रखा था। कैलाश उसे रॉड को देखते हुए ही बोले, ये क्या करने जा रहे हो तुम मुझे मारोगे? तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ? हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।